everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are going to cover preparation of cost sheet and ascertainment of profit. But before that, notes upload हो चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं. और उसके साथ साथ अगर आप कोड लगाते हैं ना I got 80+ in cost, तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को वहां पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा. एक चीज ध्यान रखना, अगर आप नोट्स लेने वाले हो ना तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आज ही परचेस कर लो और साथ साथ मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, क्योंकि अब से हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले और मैं चाहती हूँ कि आप उस नोट्स में ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आपके एग्जाम से एक दिन पहले जब आप रिविजन करने जाओ ना तो आपके पास एक समरी बुक हो जिसमें आपका थ्योरी भी कवर्ड हो और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर्ड हो. ठीक है, विद दैट लेट्स स्टार्ट विथ कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट होती क्या है? एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट शीट मतलब हम यहाँ पे एक ऐसी शीट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे खर्चे डाल देंगे. वो खर्चे किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर सर्विस, प्रोजेक्ट या एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं. जैसे कि मैं ये कैलकुलेटर बना रही हूँ तो मुझे इसका खर्चा जानना है कि भाई ये कैलकुलेटर बनाने में कितना खर्चा लगा होगा. तो मैं क्या करूंगी, मैं एक कॉस्ट शीट बनाऊंगी, उसके अंदर इससे रिलेटेड सारे के सारे खर्चे डाल दूंगी, तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई इसका खर्चा कितना हुआ बनाने में. ठीक है, अब देखो, जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ना उसकी मदद से हमको कॉस्ट पता चल जाती है. अगर मैं इसमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दूं जितना मुझे अर्न करना है, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? मेरे को पता चल जाएगा अपना सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो कॉस्ट शीट की मदद से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं और साथ साथ हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं. अगर मेरे को सेलिंग प्राइस पता है, मैं कॉस्ट शीट की मदद से कॉस्ट निकाल लूंगी तो आराम से मैं प्रॉफिट भी निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो कॉस्ट शीट जो हम बनाते हैं उसकी मदद से कॉस्ट तो पता चलता ही है, उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट पता है तो सेलिंग प्राइस भी पता लगा सकते हो और अगर सेलिंग प्राइस पता है तो आप प्रॉफिट पता लगा सकते हो. नेक्स्ट, हम ना यहाँ पे जो कॉस्ट शीट देखने वाले हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से होने वाली है. मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे हम सारे के सारे खर्चे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर देते हैं, जैसे कि मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सारे के सारे खर्चे हम इस प्रोडक्ट के ऊपर डाल देंगे, तब वो क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम. ठीक है, तो अभी हम कॉस्ट शीट जो बनाने वाले हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से बनाने वाले हैं. कॉस्ट शीट ना मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से भी बनती है. जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको कॉस्ट शीट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाऊंगी और साथ साथ इन दोनों का कंपैरिजन भी देख लेंगे. पर अभी के लिए हमारा बेस बनाने के लिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम वाली कॉस्ट शीट से स्टार्ट कर रहे हैं. देखो, कॉस्ट शीट के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहली बात तो ये कॉस्ट पता करने में हेल्प करता है, ये सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है, हमने अभी देख लिया. ये कॉस्ट कंपैरिजन में हेल्प करता है. कॉस्ट कंपैरिजन कैसे? मैं क्या करूंगी, देखो, जो मैं कॉस्ट शीट बनाती हूँ ना उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, 2 साल शो करते हैं. जैसे हम यहाँ पे 2023 और 2022 करके शो कर देंगे, तो क्या होगा, मेरे पास 2023 का फिगर तो शो हो ही रहा है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर मेरी क्या कॉस्ट थी वो भी दिख रही है, तो मैं इन दोनों को इजीली कंपेयर कर सकती हूँ. साथ साथ आप अपने किसी और डिपार्टमेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं. 2 अलग अलग डिपार्टमेंट ने कॉस्ट शीट बनाई, वो कंपेयर कर सकते हैं. आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट शीट से अपनी कॉस्ट शीट को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट का कंट्रोल करने में हेल्प करता है. जब हमको पता चल जाएगा कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है तो मैं इजीली उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स ले सकती हूँ. अगर मेरे को खर्चा ही नहीं पता है मेरा कितना हो रहा है तो मैं कंट्रोल कहाँ से करूंगी, है ना. अभी मेरे को खर्चा पता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट, इसलिए हम कंट्रोल मेजर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि आगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए कि अभी बंद कर देना चाहिए या फिर एक और लाइन हमको चालू कर देनी चाहिए. इन सब का डिसीजन लेने में हमको कॉस्ट शीट हेल्प करता है. इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इंटर फर्म मतलब एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट शीट से उसको कंपेयर करके देख रही है. इंट्रा फर्म मतलब अपने फर्म के अंदर ही आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट शीट को कंपेयर कर रहे हो. ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट शीट. मूविंग फॉरवर्ड टू ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट शीट. हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के लिए ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको बहुत अच्छे से समझना हमारे लिए जरूरी है. देखो, हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू नेचर हम कॉस्ट को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस. और हमको पता है कि 2 टाइप के खर्चे होते हैं. ये जो सारे खर्चे इनको भी मैं 2 टाइप से बाइफरकेट कर सकती हूँ. पहले होंगे डायरेक्ट और दूसरे होंगे इनडायरेक्ट. जो भी ये सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, ये डायरेक्ट खर्चे बनते हैं मेरे प्राइम कॉस्ट, क्योंकि देखो यही मेरे मेजर कॉस्ट हैं. जैसे इस कैलकुलेटर की बात करूं तो इस कैलकुलेटर में लगने वाली स्क्रीन, प्लास्टिक,
प्लस इसको बनाने के लिए लगने वाले एम्प्लॉइज, ये सब क्या है, ये इससे रिलेटेड है, ये डायरेक्ट खर्चे, यही मेजर पार्ट ऑफ खर्चा होगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में। इसीलिए जो हमारा मेजर कॉस्ट होता है, मतलब प्राइम कॉस्ट होता है, उसके अंदर हम सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे शो करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट एम्प्लॉय के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये बनता है मेरा प्राइम कॉस्ट का पार्ट। जब मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ जाता है ना, उसके बाद मैं उसमें ऐड करती हूँ मेरे सारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। ठीक है, तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे जब हम ऐड करते हैं हमारे प्राइम कॉस्ट में, तो हमको मिल जाता है हमारा वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री का पूरा खर्चा। ठीक है, अब देखो इसमें ना हम हमारे वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री को भी एडजस्ट करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब एक ऐसा काम जो बीच में रुक गया था पिछले साल, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। तो उस वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट होगा? जो भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो इस बार फैक्ट्री में आके वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और कुछ हमारे पास क्लोजिंग बच जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, ओपनिंग को ऐड करूंगी, क्लोजिंग को डिडक्ट करूंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा जो प्राइम कॉस्ट आया उसमें मैंने फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे ऐड कर दिए। उसके बाद मेरे इन्वेंट्री रिलेटेड जो एडजस्टमेंट थी वर्क इन प्रोग्रेस की, वो एडजस्टमेंट कर दी। वर्क इन प्रोग्रेस का मैं फैक्ट्री के खर्चे में क्यों एडजस्टमेंट कर रही हूँ? क्योंकि जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो अभी प्रोडक्शन होगा पूरा। प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। उसमें अभी भी कुछ ना कुछ जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें अभी भी कुछ ना कुछ प्राइम का खर्चा होगा, मतलब डायरेक्ट खर्चे होंगे, कुछ ना कुछ फैक्ट्री के ओवरहेड खर्चे भी लग सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको कहाँ पे ऐड किया? फैक्ट्री के कॉस्ट में ऐड किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनता है? जब हम फैक्ट्री के खर्चे में एडमिन का खर्चा ऐड कर देते हैं ना, एडमिन के जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हम ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे पास मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब आप फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री को एडजस्ट कर देते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? जो भी हमने इस साल प्रोड्यूस किया उसका खर्चा है ये, है ना। अब देखो जितना मैंने प्रोड्यूस किया इस साल मैं उसी को बेचूं, जरूरी तो नहीं है ना। मेरे पास पहले से पिछले साल की इन्वेंट्री पड़ी होगी तो मैं पहले उसको बेचूंगी, है ना। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे जो ओपनिंग था उसको ऐड कर देंगे क्योंकि पहले हम उसको बेचेंगे, फिर क्लोजिंग को डिडक्ट कर देंगे क्योंकि ये तो हम बेचने ही नहीं वाले। तो ये मेरा बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब आप फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट करते हो, मतलब ओपनिंग को ऐड करते हो, क्लोजिंग को डिडक्ट करते हो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे गुड्स हैं जो कि हम बेचने वाले हैं, उनका हम खर्चा निकाल रहे हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब हम यहाँ पे सेलिंग का जो भी खर्चा है वो भी ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट शीट के सारे एलिमेंट्स को एक बार हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि भाई एक होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद जब प्राइम कॉस्ट में मैं फैक्ट्री के ओवरहेड्स को ऐड कर देती हूँ, उसके साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट कर देती हूँ, तो मैं पहुंच जाती हूँ फैक्ट्री कॉस्ट में। फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम एडमिन ओवरहेड को एडजस्ट कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। फिर उसके बाद जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एडजस्टमेंट कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। ठीक है, तो हम पहुंच गए हमारे सारे खर्चे, सेल्स से रिलेटेड खर्चों तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इन्वेंट्री का जो एडजस्टमेंट है वो वर्क इन प्रोग्रेस का मैंने बता दिया, फिनिश गुड्स का बता दिया। रॉ मटेरियल का भी तो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हो सकता है ना। रॉ मटेरियल मतलब हमारा डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है वो, और कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है जो मैं वर्क्स कॉस्ट में ऐड करूंगी, है ना। जो ये फैक्ट्री ओवरहेड है इसके अंदर कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। तो जहां पे भी आप मटेरियल ऐड कर रहे हो ना, वहां पे अगर उसका इन्वेंट्री एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे कर दूंगी। ठीक है, अगर यहाँ मटेरियल है यहाँ मैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कर दूंगी, अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो यहाँ मटेरियल है, यहाँ के मटेरियल में इन्वेंट्री एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो मैं यहाँ एडजस्ट कर दूंगी। ठीक है, सो इसी के साथ हमने सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे कॉस्ट शीट के अंदर उसको कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने में परचेज रिटर्न को इंक्लूड करूंगी कि नहीं करूंगी? बताओ। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल खरीदने का खर्चा तो हम इंक्लूड कर रहे हैं। मैं उसको रिटर्न करके आ गई, अच्छा नहीं था, तो उस केस में मैं उसके रिटर्न के खर्चे को इंक्लूड करूंगी कि नहीं करूंगी?
बिल्कुल करूंगी, मैं उसको क्या करूंगी, हमारी कॉस्ट शीट में डिडक्ट करूंगी। नेक्स्ट आता है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स मतलब रॉ मटेरियल में खरीद के लेके आई तो खरीद के लाने का खर्चा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन का भी तो कुछ खर्चा लगा होगा, वो खर्चा ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखो मैं क्या निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट का खर्चा। प्रोडक्ट के खर्चे में रॉ मटेरियल का खर्चा आता ही है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सब भी यहाँ इंक्लूड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स का कमीशन। सेल्स कमीशन जो है वो सेल्स ओवरहेड से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ इंक्लूड होगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि भाई सेल्स ओवरहेड तो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनता है ना। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड क्या है? देखो समझ लो कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट के लिए मैंने लोन लिया हुआ है बैंक से। बैंक से लोन लिया है तो ऑफकोर्स सी बात है उसको मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट का खर्चा मेरे प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है, तो मेरे को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो तुम पैसे कहीं से भी लाओ, हमको नहीं फर्क पड़ता, ये हमारा पैसे लाने का पे खर्चा है, ठीक है। ये मेरा फाइनेंस का खर्चा है, ये मेरा प्रोडक्ट का खर्चा नहीं है। प्रोडक्ट ना अगर तुम्हारे पास पैसे होते ना तो ये इंटरेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। तो ये जो खर्चा है ये तुम्हारे फाइनेंस का खर्चा है। ऑर्गेनाइजेशन को बोला जा रहा है कि भाई देखो ये तुम्हारे फाइनेंस का खर्चा है, ये तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है ना। इसीलिए ये वाला जो खर्चा है ये हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है, ना कि प्रोडक्ट से, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ योर न्यू स्टडी मैट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। MNQ LLP submits the following information on 31st March 2022. Based on the given data, prepare a statement of cost. आपको सारा डाटा दिया हुआ है, इसकी मदद से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। ये जो क्वेश्चन मैं अभी ले रही हूँ ना वो आपका बेस क्लियर कर देगा, इसीलिए हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया। देखो सबसे पहले मेरे को सेल्स दिया हुआ है। सेल्स जो है हमने अभी तक नहीं पढ़ा, हमने कहाँ तक पढ़ा? हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ सेल्स तक, है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक कैसा ट्रीटमेंट होता है वो हमने देख लिया। अगर मेरे को खर्चा पता चल गया मेरे जितने भी प्रोडक्ट मैं बेच रही हूँ उनका, तो उसके बाद मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूंगी। जब प्रॉफिट ऐड कर दूंगी तो मैं आराम से सेल्स तक पहुंच सकती हूँ, है ना। नेक्स्ट तो यही करेंगे हम, सेल्स को एट द एंड लिखेंगे। 2,75,000 हमको सेल्स दिया हुआ है। इसके बाद इन्वेंट्री दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का। फिर हमने कुछ मटेरियल परचेस किया है ईयर में, उसका आपको अमाउंट दिया हुआ है। फिर मटेरियल का इन्वेंट्री दिया हुआ है। मटेरियल का इन्वेंट्री में देखो स्पेसिफिकली नहीं बताया कि ये डायरेक्ट मटेरियल है कि इनडायरेक्ट मटेरियल, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? हम डायरेक्ट मटेरियल लेके चलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है। फैक्ट्री का ओवरहेड बोला है कि 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब ये जो 65,000 है इसका मैं 60% चार्ज करूंगी फैक्ट्री के ओवरहेड के लिए। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है मेरे को, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का। अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं फॉर द ईयर। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10% ऑफ सेल। एडमिन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5% ऑफ सेल्स। देखो ये क्वेश्चन पे जो भी चीजें दी हुई हैं उनका ग्रुपिंग मैंने आपको समझा दिया है, तो आई सजेस्ट यू कि एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरा आंसर देख लेना, ठीक है। सो अब हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे प्राइम कॉस्ट। हम प्राइम कॉस्ट सबसे पहले लिखते हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्या क्या खर्चा दिया हुआ है? देखो परचेस ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, मैंने जो परचेस किया है इस साल, और उसके बाद मेरे को दिया हुआ है इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी? ये मैं डायरेक्ट मटेरियल के अंदर प्रेजेंट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगी जो भी इन्वेंट्री मेरे पास शुरू में है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर उसके बाद हम परचेसेस को ऐड करेंगे, फिर हम क्लोजिंग को डिडक्ट करेंगे। इससे क्या मिल जाएगा? मेरे को कंजम्पशन मिल जाएगा कि इस बार के प्रोडक्शन में मैंने कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाली इन्वेंट्री मेरे को दी हुई है 3,000। फिर इसके बाद मेरे को दिया हुआ है 1,10,000 का मैंने परचेस किया है, और 4,000 का मैंने यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री रखा है। क्लोजिंग को मैं माइनस करूंगी तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया और ब्रैकेट में लिखा है। इंपॉर्टेंट है लिखना। हम क्या करते हैं नॉर्मली लिख देते हैं कि 3,000, 1,10,000, 4,000, और फिर याद ही नहीं आता कि भाई इसको माइनस भी करना था। इसलिए बेटर है कि हम क्या करें, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें, ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमको सामने दिख जाए कि भाई इसको माइनस करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद मेरे को किसका खर्चा दिया हुआ है। इसके बाद मेरे पास आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर लिखते हैं हम प्राइम कॉस्ट में। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर आता है। डायरेक्ट लेबर मेरे को दिया हुआ है 65,000, तो मैंने ये लिख दिया 65,000। मटेरियल मेरा टोटल कितना कंज्यूम हुआ? देखो मटेरियल कंज्यूम हुआ 1,09,000 का, और डायरेक्ट लेबर मेरे को लगा 65,000 का। देखो क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको दिया हुआ है क्या?
हमको मटेरियल का खर्चा दिया, हमको लेबर का खर्चा दिया, फिर डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट लिख देंगे। हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी, देखो प्राइम कॉस्ट हमारी आ रही है 1,74,000। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट के ऊपर हम क्या ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं हमारा फैक्ट्री का ओवरहेड, है ना। तो फैक्ट्री का ओवरहेड मेरे को बोल दिया गया 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरे को चार्ज करना है, जो कि 65,000 का मैं 60% चार्ज करूंगी। मैं क्या सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड लिख के छोड़ दूंगी क्या, बिल्कुल नहीं, हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ठीक है। ये मेंशन करना जरूरी है, हमको एग्जाम में इसके भी मार्क्स मिलते हैं, हमको चीजें बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के मार्क्स जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो 65,000 का 60% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 39,000। 39,000 के बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे हमारे वर्क इन प्रोग्रेस का, है ना, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग दिया हुआ है मेरे को 4,000, क्लोजिंग दिया हुआ है मेरे को 6,000। तो मैं क्या करूंगी, 4,000 को प्लस करूंगी और 6,000 को माइनस करूंगी, ठीक है। तो मेरे पास 2,000 नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको टोटल करें तो ये आएगा 1,74,000 प्लस 39,000 माइनस 2,000 दैट इज इक्वल टू 2,11,000, ठीक है। तो हम फैक्ट्री के खर्चों तक पहुंच गए। फैक्ट्री के खर्चे यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्या ऐड होता है, देखो हम पहुंच गए कहां तक, हम वर्क्स कॉस्ट तक पहुंच गए। वर्क्स कॉस्ट के बाद हम कहां जाना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, हम एडमिन के खर्चे ऐड करते हैं। एडमिन के लिए बोला गया कि भाई एडमिन तो तुमको 5% ऑफ सेल्स चार्ज करना है। सेल्स हमारा कितना है, 2,75,000। मैं इजिली इसका 5% निकाल सकती हूँ, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। और हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि भाई ये जो है @ 5% ऑफ सेल्स है, ठीक है। 2,75,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करें तो ये आता है 13,750। तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 2,24,750, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, इसके बाद मैं क्या करूं, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गई। इसके बाद मैं क्या एडजस्टमेंट करती हूँ, इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री का। फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री हमको दी हुई है 7,000 हमारा ओपनिंग है, 8,000 हमारा क्लोजिंग है। तो हम करेंगे 7,000 को ऐड और 8,000 को माइनस। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया मेरे पास 1,000 माइनस में, है ना। तो इसके बाद ये जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2,23,750, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक हम पहुंच गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, जिसके लिए हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करना पड़ता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए बोला गया 10% ऑफ सेल्स आपको लेना है। सेल्स का अमाउंट हमको पहले दिया हुआ है, तो हम इसमें 10% ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 27,500, 27,500। तो ये मेरे पास टोटल आ रहा है यहाँ पे 2,51,250, ठीक है। 2,51,250 तक हम पहुंच गए, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच गए। इसके बाद मैंने क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हम सेल्स तक पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, मेरे को सेल्स दिया हुआ है। मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने निकाल ली, तो मैं प्रॉफिट आराम से निकाल सकती हूँ, है ना। तो सेल्स का अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 2,75,000। और जब मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करूंगी तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट का, दैट इज इक्वल टू 23,750। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये करना इसलिए जरूरी था ताकि हमको पूरा फॉर्मेट अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ योर न्यू स्टडी मैट। एक्स लिमिटेड है हमारे पास, जिसने आपको सारे फिगर्स दिए हुए हैं। डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए बोला गया 25% वेरिएबल है। प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा 25% वेरिएबल है, मतलब क्या हुआ 75% फिक्स्ड है ना। नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड के लिए बोला 75% फिक्स्ड है, मतलब क्या हुआ 25% वेरिएबल है। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है 1/3 वेरिएबल, 1/3 वेरिएबल है, मतलब 2/3 हमारा फिक्स्ड होगा। सेल्स का दिया हुआ है @125 पर यूनिट, हमारा 25 लाख रुपीज का सेल्स हुआ है। अब देखो मेरे को यही इंफॉर्मेशन से यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सेल्स मेरा जो है 125 पर यूनिट का है और मेरा टोटल सेल्स कितना है 25 लाख का।
अगर मैं 25 लाख को 125 से डिवाइड करूं तो मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ कि भाई मेरे जो है कितने यूनिट्स मैंने बेचे। तो मेरे टोटल मैंने बेचे 20,000 यूनिट्स। ठीक है, ये निकालना आसान हो गया क्योंकि हमको पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दिया हुआ था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है देखो मेरे को। फॉर द ईयर 2022-23 ये एस्टिमेट किया गया कि भाई जो मेरा आउटपुट है, मेरा जो सेल्स क्वांटिटी है वो 20% से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब मैं एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस करूंगी कितने 45,200 के, तो मेरा यहाँ पे एक एक्सपेंस बढ़ रहा है और साथ साथ में मेरा सेल्स क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जा रहा है। मटेरियल का प्राइस मेरा बढ़ जाएगा 10% से, वेज का रेट भी मेरा 5% से बढ़ जाएगा, इसके साथ साथ लेबर की एफिशिएंसी भी 12% से बढ़ जाएगी। वेज का रेट तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे लेबर लोग जो है वो अब जल्दी काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड मेरा 5% से बढ़ जाएगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 33% से बढ़ जाएगा। 33 1/3% से बढ़ जाएगा। ठीक है, 33 1/3%। नेक्स्ट हमको बोला है भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के दो और फिर उसके बाद बोला है न्यू सेलिंग प्राइस निकाल के दो। अलग अलग सिचुएशंस दी हुई है, उनके लिए सेलिंग प्राइस निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, हमको इजीली हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 2021-22 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करके हमको 2022-23 की फिगर्स हमको निकालने हैं। ठीक है, और इसकी मदद से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है दोनों साल का। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद 2021-22 क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को पूरी बराबर से बिना कोई टेंशन के दी हुई है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको सेल्स यूनिट निकाल के बता दिया कि भाई हमारे पास यहाँ पे 20,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं, है ना, 20,000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000 यूनिट्स। कैसे आया ये आया मेरे 25 लाख का मैंने सेल्स किया था और 125 पर यूनिट का खर्चा है मेरा। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 3,20,000, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 8 लाख। तो इसको मैं लिख लेती हूँ 3,20,000 एंड 8 लाख, ये मेरे को रुपीज़ में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट मेरे को दिया हुआ है प्रोडक्शन का ओवरहेड 25% वेरिएबल बोला गया, 75% क्या होगा, फिक्स्ड होगा, है ना। तो 4,80,000 को हम डिवाइड करेंगे वेरिएबल और फिक्स्ड में। डिविजन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमको इसी की मदद से अगले साल के लिए भी हमको कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो देखो मेरे पास 4,80,000 का मैं क्या करूंगी, 25% निकालूंगी। अगर मैं 4,80,000 का 25% निकालती हूँ दैट इज इक्वल टू 1,20,000 एंड 75% इज इक्वल टू 3,60,000। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को एडमिन का खर्चा दिया हुआ है जो कि बोला गया 75% फिक्स है। तो कितना 25% क्या होगा, मेरा वेरिएबल होगा। 1,60,000 का अगर मैं 25% वेरिएबल निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 40,000 एंड 75% फिक्स होगा 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसके लिए भी बोला गया कि भाई 1/3 वेरिएबल होगा, 2/3 हमारा फिक्स होगा। तो 2,40,000 को हम डिवाइड करेंगे, 1/3 इसका होता है 80,000 एंड 2/3 इज 1,60,000। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी चीजें दी हुई थी उन सबको लिख दिया। टोटल कर लेते हैं ताकि हमको सारे खर्चे पता चल जाए। प्राइम कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, 11,20,000 का। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है खर्चा वर्क्स कॉस्ट का 16 लाख का। नेक्स्ट मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 17,60,000 का। एंड लास्ट मेरे पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 20 लाख। ठीक है, तो हमने यहां तक की चीजों को तो कर लिया। अब देखो इसके बाद हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी अगर हम क्या करते हैं, इसका पर यूनिट खर्चा निकाल लेते हैं। पर यूनिट खर्चा हम निकाल लेंगे ना तो हमारे जो 2022-23 का कैलकुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल था 3,20,000, अगर मैं 3,20,000 को 20,000 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा पर यूनिट खर्चा कितना, @16 पर यूनिट। ठीक है, सिमिलर वे में मैं डायरेक्ट वेजेस के लिए भी निकाल सकती हूँ। डायरेक्ट वेजेस का हम करेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 दैट इज इक्वल टू 40 पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का मैं निकालूं तो @6 पर यूनिट आ जाएगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब क्या होता है, ये मेरी यूनिट्स अगर बढ़ रही हैं तो ये खर्चा नहीं बढ़ता, ये खर्चा सेम ही रहता है ना। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड सेम ही रहता है, पर हम यहाँ पे पर यूनिट खर्चा एक बार निकाल लेते हैं। पर यूनिट खर्चा जो है 18 पर यूनिट होगा। बताओ जो मेरा फिक्स्ड खर्चा है
3,60,000 का अगर समझ लो मैं अगले साल 22,000 यूनिट्स बनाती हूँ, 22,000 यूनिट्स बनाती हूँ, तो क्या मैं 18 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करूंगी कि पूरा का पूरा 3,60,000 रुपये चार्ज कर दूंगी? बताओ। हम चार्ज करेंगे पूरा का पूरा 3,60,000, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा चेंज नहीं होता है, वो सेम का सेम रहता है। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फिक्स खर्चे को चेंज करो तभी चेंज करेंगे, अदरवाइज फिक्स खर्चा हमारा सेम रहता है। नेक्स्ट मेरा वेरिएबल एडमिन का खर्चा हम देखते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा। पर यूनिट इसका आएगा 2 पर यूनिट, ठीक है, ये आएगा 6 पर यूनिट। नेक्स्ट वेरिएबल सेलिंग का खर्चा आएगा हमारे पास 4 पर यूनिट, एंड ये हमारे पास आएगा 8 पर यूनिट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कवर कर लिया, 2021-22 की इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी। अब आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 22-23 की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू 2022-23। आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी बोला गया 20% बढ़ेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बोला गया उसके लिए 45,200 का मेरे को करना पड़ेगा, है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किससे रिलेटेड है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे से रिलेटेड है। आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी मतलब सेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 20% बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। हम बोलेंगे कि भाई अभी 20,000 हो रहा था, इसका 20% बढ़ जाएगा, मतलब 120% हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 24,000। इसके अलावा हमको बोला गया कि भाई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिखेंगे। कितना बोला गया, कितना बढ़ेगा? 45,200 का पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको बोला गया मटेरियल का प्राइस 10% बढ़ा दो। मटेरियल का प्राइस 10% बढ़ाना है तो देखो पर यूनिट कॉस्ट का फायदा हमने पहले ही लिख दिया, 16 पर यूनिट हमको पड़ रहा है, हम क्या करेंगे इसका 10% बढ़ा देंगे इजीली, ठीक है। तो 16 पर यूनिट पहले था, इसका मैं 10% बढ़ा दूंगी तो 110% हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 17.6 पर यूनिट, है ना। 17.6 में अगर चार्ज करूं 24,000 यूनिट्स के ऊपर तो मेरे पास आ जाएगा 4,22,400, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है कि भाई वेज रेट जो है 5% बढ़ जाएगा, इसके साथ साथ ओवरऑल डायरेक्ट लेबर की एफिशिएंसी 12% बढ़ जाएगी। वेज रेट 5% बढ़ रहा है मतलब हमारा खर्चा 5% बढ़ रहा है, लेबर की एफिशिएंसी 12% बढ़ रही है मतलब हमारा खर्चा कम हो रहा है। कैसे? लेबर पहले 10 घंटे 100 घंटे लगाते थे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अब 12% कम लगाएंगे, ठीक है। तो वो 12% कम लगाने से हमको फायदा होने वाला है। नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज हो जाएगा बाय 5%, उसको बाद में देखते हैं, पहले वेज रेट का हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं। वेज रेट हमारे पास पहले था 40, ये 5% बढ़ गया मतलब 105% हो गया। इसके बाद हमारे पास बोला गया कि 12% लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब अगर पहले हमारी एफिशिएंसी 100 थी तो अब हमारी एफिशिएंसी हो गई है 112, ठीक है। जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना प्राइस कम होगा, इसीलिए हमने इसको नीचे लिखा जो अभी हमारी एफिशिएंसी हो गई है, और पहले जो एफिशिएंसी थी उसको ऊपर में लिखा, ठीक है। विद दैट हमारे पास लेबर का खर्चा आ जाएगा 37.5 पर यूनिट। तो अब हम इसको चार्ज कर देंगे 24,000 यूनिट्स के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 लाख, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप टोटल करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 13,22,400, ये बन गया मेरा प्राइम खर्चा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया। इसके बाद बोला गया कि वेरिएबल ओवरहेड्स, जितने भी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो 5% इंक्रीज हो जाएंगे। क्या यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला कि प्रोडक्शन का है कि सेलिंग का है कि हमारे एडमिन का है? नहीं बोला। तो मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड सारे के सारे वेरिएबल ओवरहेड के लिए बोल रहा है कि 5% इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल ओवरहेड का पर यूनिट खर्चा पहले इंक्रीज कर देते हैं। 6 पर यूनिट है, 10% 5% में बढ़ा दूंगी तो ये हो जाएगा 6.3 पर यूनिट। 2 पर यूनिट है, 2.1 पर यूनिट हो जाएगा, एंड 4 पर यूनिट हो जाएगा 4.2 पर यूनिट, ठीक है। अब इनका टोटल खर्चा लिखना हमारे लिए आसान है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.3 इंटू 24,000, ये हो जाएगा मेरा 1,51,200, ये आ जाएगा मेरे पास 50,400, एंड ये आ जाएगा मेरे पास 1,08,000, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33.1/3%। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है प्रोडक्शन का फिक्स्ड ओवरहेड को बढ़ाना, सबको नहीं बढ़ाना। फिक्स्ड ओवरहेड हम तभी इंक्रीज करते हैं जब स्पेसिफिकली दिया होता है, ठीक है। 33.1/3% हमको इंक्रीज करना है हमारे फिक्स्ड ओवरहेड को। तो पहले थे 3,60,000,
इसका हम क्या करेंगे 33 1/3%, मतलब 133 1/3% इंप्रूव कर देंगे। दैट इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा 4,80,000। ठीक है, और बाकी सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए बोला कि भाई उनको मत छेड़ो, उनको मत छेड़ो, मतलब पर यूनिट को मत छेड़ो कि टोटल को मत छेड़ो, टोटल को मत छेड़ो, क्योंकि टोटल में हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स चेंज नहीं होते। ठीक है, तो मैंने टोटल खर्चा यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम सबको टोटल कर लेंगे ताकि हमारे पास खर्चे आ जाएं सारे बराबर से। ये होगा मेरा 19,53,600, ये मेरे पास आ रहा है 21,24,000 एंड लास्ट मेरे पास आ रहा है 24,30,000। तो हम पहुंच गए कॉस्ट ऑफ सेल्स तक। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए देखो क्या बोला गया है, हमारे पिछले साल का प्रॉफिट तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेल्स दिया हुआ है ना। तो सेल्स दिया हुआ है, मैं उसको लिख दूंगी, पिछले साल का प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 5 लाख। पर इस साल के लिए हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अलग अलग सिचुएशंस को लेके। पहले बोला गया कि सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रख लो 21-22 वाला, फिर बोला गया कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रख लो टू सेल्स, प्रॉफिट टू सेल्स जो पहले परसेंटेज था ना वही सेम परसेंटेज रख लो। फिर उसके बाद बोला गया कि एग्जिस्टिंग परसेंटेज जो है प्रॉफिट टू सेल्स का उस पर 25% बढ़ा दो। फिर बोला गया कि प्रॉफिट पर यूनिट 10 कर दो। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग सिचुएशंस है। इन अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग प्रॉफिट आएगा, अलग अलग सेलिंग प्राइस आएगा, तो वही हमको निकालने के लिए बोला गया। तो अब हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको आगे कंटिन्यू हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं सब जगह अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दूंगी। यहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 24,30,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो सब जगह सेम ही रहेगी, है ना, तो वो हम सबसे पहले सब जगह लिख देते हैं। अब देखो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजें करने बोला गया। पहले बोला गया कि भाई देखो तुम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रख दो जैसा तुमने 21-22 में अर्न किया। सेम अमाउंट मतलब पहले 5 लाख अर्न किया था, अभी भी हम 5 लाख ही अर्न करेंगे, ऐसा समझ के हम यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर देंगे 5 लाख का। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 29,30,000, ये बन गया मेरा सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रखो टू सेल्स जैसा हमने 21-22 में अर्न किया था। प्रॉफिट टू सेल्स का पहले परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट था मेरा 5 लाख और मेरा सेल्स था 25 लाख। ठीक है, तो अगर मैं 5 को 25 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 20%। ठीक है, तो 20% मेरा पहले प्रॉफिट का परसेंटेज था, तो अभी मैं क्या करूंगी, वो 20% यहाँ पे चार्ज करूंगी, है ना। 20% इज इक्वल टू ये आ जाएगा 24,30,000 का 20% नहीं चार्ज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि सेल्स का परसेंटेज निकाला है हमने। अब ये सेल्स का परसेंटेज है तो इसको मैं कैसे निकालूं, देखो हम एज्यूम करेंगे कि भाई ले लो कि हमारी जो सेल्स है वो 100 की हुई, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, मेरा प्रॉफिट होगा 20% ऑफ सेल्स, तो मेरा 20 का प्रॉफिट होगा। तो इसके हिसाब से मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी 80 होनी चाहिए। तो बस यही एज्यूम करके हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई देखो कॉस्ट मेरी कितनी है 24,30,000। 24,30,000 मतलब ये 80 को डिनोट कर रही है, तो मैं 80 से डिवाइड कर दूंगी। मेरे को निकालना क्या है, ये 20 वाला पार्ट दैट इज प्रॉफिट निकालना है, तो मैं 20 से इंटू कर दूंगी। ठीक है, ऐसा करने से मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 6,07,500। इसके बाद मैं सेल्स निकालूंगी, तो सेल्स मेरी आ रही है 30,37,500। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट टू सेल्स में 25% इंक्रीज हो गया। मतलब पहले अगर मेरा 20% था तो इसका अब मैं 25% बढ़ा दूंगी। दैट इज इक्वल टू मेरा अभी जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का परसेंटेज हो जाएगा 25%। मैंने क्या किया, मैंने 20 में प्लस किया 25%, तो मेरे पास आ गया 25% का प्रॉफिट। अब मैं 25% का प्रॉफिट कैसे निकालूंगी, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। हम एज्यूम कर लेंगे कि सेल्स हमारी 100 है, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमको पहले ही दिया हुआ है 25 है, तो हमारा 25% मतलब 100 का 25% निकाला मैंने, तो 25 आया। फिर उसके बाद मेरी कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 75। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी 24,30,000 मेरा कॉस्ट है, मतलब वो किसको डिनोट करता है, 75 को। तो 75 से डिवाइड करेंगे। हमको निकालना क्या है, हमको प्रॉफिट निकालना है जो कि 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास प्रॉफिट आएगा ऑफ 8,10,000। ठीक है, इससे मेरी सेल्स आ जाएगी। सेल्स कितनी आएगी, 32,40,000।
नेक्स्ट सिचुएशन में बोला कि भाई देखो सेलिंग प्राइस जो है ना तुम्हारा 22, 23 का, वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आप करना प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ 10 इज टू बी अर्न। मेरी जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो 10 रुपए होनी चाहिए। मैंने कितनी यूनिट्स बनाए इस बार, 24,000 का पर यूनिट 10 रुपए प्रॉफिट, मतलब 2,40,000 एट द रेट 10 पर यूनिट प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। तो 2,40,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और इसके हिसाब से मेरी सेल्स हो जाएगी 26,70,000। ना देखो हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है न्यू सेलिंग प्राइस। दिस इज नॉट सेलिंग प्राइस जो हमने अभी तक निकाला, ये हमारी सेल्स है, ठीक है। अब सेल्स की मदद से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जब सेल्स में आप डिवाइड कर दोगे आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इजीली हम सारी सिचुएशंस के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास 122.083। मैंने क्या किया, 29,30,000 में से 2,40,000 को डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे पास 126.5625। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 135 का सेलिंग प्राइस एंड लास्ट सिचुएशन पे हमारे पास आ जाएगा 111.25। आई होप क्लैरिटी आई हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर करके देता है। देखो जब भी पता चले ना कि भाई पर यूनिट्स पता चल जाए ना हमको किसी भी क्वेश्चन में, तो पहले यूनिट्स को लिख देना, इससे ना बहुत सिंपल हो जाता है हमारी सारी चीजें करना। हमने यूनिट्स लिख दिया, हमने पर यूनिट निकाली है ना, इसीलिए क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया, नहीं तो हमारे लिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या दिया हुआ है देखो, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 का हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मेरे को जॉब का एज ऑन 1 मार्च। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है जॉब A99 का, सारा खर्चा दिया हुआ है। जॉब A77 मेरे पास ओपनिंग में है। फिर उसके बाद जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया इन द मंथ ऑफ मार्च कर लेना है इसको, ठीक है। मार्च में जो भी इशू हुआ वो सारे खर्चे दिए हुए मेरे को। जॉब 99 के लिए यूज किया, 77, 66 एंड 55 के लिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर का खर्चा दिया हुआ है सबका। इसके बाद हमको दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं आर अप्लाइड टू जॉब ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर रेट विच इज 2 पर आवर। मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड का रेट दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड जो एक्चुअल में इनकर किया मैंने वो है 2100, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया देखो जॉब A99 एंड A77 कंप्लीट हो गए ड्यूरिंग द मंथ, मतलब ये दोनों कंप्लीट हो गए, बचे कौन से, ये दोनों बच गए। नेक्स्ट दे वर बिल्ड टू द कस्टमर एट अ प्राइस विच इंक्लूडेड 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15% ऐड करना है और 10% हमको प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है। जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब A77 एंड A99 की मेरे को कॉस्ट शीट बनानी है। फिर सेलिंग प्राइस निकालना है जॉब्स का। फिर बोला गया वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में कौन से दो आएंगे, 66 और 55 अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है क्योंकि 99 और 77 तो कंप्लीट हो गए पहले, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बोला गया कि 2 पर आवर बेसिस में चार्ज करो, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 2100, ठीक है। तो देखो पहले तो लेबर आवर देखते हैं हमारे पास कितने हैं, टोटल 1000 आवर्स है हमारे पास, 1000 आवर्स हैं। तो इसके हिसाब से जब मेरा एक्चुअल खर्चा 2100 है, मैं इसको 1000 आवर्स पे चार्ज करूँ तो मेरे पास क्या रेट आ रहा है 2.1 पर आवर। लेकिन हमको क्वेश्चन में लेबर आवर रेट दिया हुआ है 2 पर आवर। क्या कर रहे हैं हम, देखो हम ना ये जो खर्चा है ना इसको बोला जाता है ये पहले से प्री डिटरमाइंड है। पर अगर मेरे को मेरी सिचुएशन में पता चल गया है कि मेरा जो खर्चा है वो एक्चुअल में इतना पड़ा है, तो मेरे को अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया है ना कि प्री डिटरमाइंड रेट ही चार्ज करना है, तो आई विल यूज दिस एक्चुअल वाला रेट। क्योंकि देखो जॉब्स जो होती है ना वो कंटिन्यूस बेसिस में नहीं होती, और जॉब्स का खर्चा क्योंकि हम जॉब्स के लिए निकाल रहे हैं ना, तो जॉब्स का जो खर्चा है वो हर एक सिचुएशन में अलग अलग आ सकता है। जैसे अभी की ये 4 जॉब के लिए हमको सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से खर्चा अलग होगा। आगे की जॉब्स में मेरा ओवरहेड का खर्चा कुछ और हो सकता है। तो मैं प्रिफर करूंगी कि मेरे पास अगर एक्चुअल अवेलेबल है ना तो मैं एक्चुअल को चार्ज करूं एज कंपेयर टू हमारा प्री डिटरमाइंड रेट। क्योंकि जॉब्स में नॉर्मली प्री डिटरमाइंड से ज्यादा एक्चुअल पे बिलीव किया जाता है, क्योंकि प्री डिटरमाइंड चेंज हो सकता है। क्योंकि जॉब्स हर एक जॉब अलग अलग आती है हमारे पास। जैसे गैराज में अगर कोई गाड़ी आ रही है तो क्या हर एक गाड़ी एक ही काम कराने आती है क्या, नहीं, सब अलग अलग काम कराने आते हैं। सबकी गाड़ी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग उस पर खर्चे होते हैं, है ना। सिमिलर वे में यहाँ जो जॉब्स होती हैं उनमें भी सब में अलग अलग खर्चा होता है, अलग अलग टाइप की सिचुएशन होती है। इसीलिए प्री डिटरमाइंड से बेटर हमारे लिए क्या होगा कि हम एक्चुअल वाले खर्चे को ही चार्ज करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अलग एक्चुअल वाला खर्चा चार्ज किया है 2.1 पर आवर के बेसिस में।
ठीक है, तो अब हम पहले जॉब कॉस्ट शीट बना लेते हैं। कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट शीट बना रही है ना, तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अभी हमको जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं 77 और 99 उनके ऊपर करना है पहले। तो इनका मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं 120 एंड 280। फिर उसके बाद हमको लेबर का खर्चा भी दिया हुआ है 600 एंड 450, तो ये लिख लेते हैं सबसे पहले 120 एंड 280। फिर उसके बाद हमारे पास है 450 एंड 600, तो 450 एंड 600 इन दोनों को टोटल करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 730 एंड 720। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करेंगे कैसे, 2.1 पर आवर। तो यहाँ पे कितने घंटे लगे, 400 घंटे लगे। इस पे मैं क्या चार्ज करूंगी, 2.1। तो हम यहाँ बोलेंगे 400 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 2.1 पर आवर, और यहाँ पे हमको कितने घंटे लगे, 200 घंटे। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 पर आवर। ठीक है, ये हम करते हैं तो यहाँ पे आता है 420, यहाँ आता है हमारे पास 840। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो अभी मैं क्या कैलकुलेट कर दी, मैंने प्राइम कॉस्ट निकाल ली। प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड्स। फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारे जो वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं उनका एडजस्टमेंट करते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास दिया हुआ है इस सिचुएशन में, है ना। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस को मैं एडजस्ट करूंगी। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो हम इसको ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें मेरे पास है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। सबको टोटल कर लेंगे हम यहाँ पे 80 प्लस 150 प्लस 200, किससे रिलेटेड, 99 से। 80 प्लस 150 प्लस 200। ठीक है, नेक्स्ट के लिए मेरे को दिया हुआ है 420, 450 एंड 400। 420, 450 एंड 400। अगर हम इसको टोटल करें तो ये आ जाएगा 1270 और ये हमारे पास आ जाएगा 430। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हम पहुंच गए फैक्ट्री कॉस्ट तक। तो फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। ये फैक्ट्री कॉस्ट मेरे पास आ रहा है 2420। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक की चीजें तो मैंने दोनों को सॉल्व किया, जॉब नंबर A77 और A99। अब क्या करोगे आप, देखो दोनों में सिचुएशन सिमिलर है, सेम चीजें फॉलो होने वाली है। जो मैं A77 के लिए फॉलो करूंगी वही आपको A99 के लिए फॉलो करना है। इसीलिए अब मैं आपको सिर्फ A77 करके बताऊंगी, आगे की चीजों के लिए आप A99 खुद से करोगे अभी मेरे साथ साथ। हम पहुंच गए फैक्ट्री कॉस्ट तक। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद देखो एडमिन का खर्चा आता है, पर हमारी सिचुएशन में एडमिन हमको दिया ही नहीं है। तो इसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला गया कि भाई तुम 15% चार्ज करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। प्राइस हमको बताया है क्या, नहीं, तो प्राइस भी हमको निकालना है, हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी निकालना है। और उसके बाद बोला गया कि भाई जो प्रॉफिट है ना वो 10% होगा प्राइस का। तो अब ये सारी चीजें हमको एक बार कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट तक का टोटल खर्चा मेरे पास है, इसमें मेरे को ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, इसमें मैं ऐड करूंगी मेरा प्रॉफिट। फिर उसके बाद मेरे को मिल जाएगा मेरा सेल्स, मतलब मेरी प्राइस, जो भी मेरे को प्राइस चार्ज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया हुआ है, मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है 2420। देखो मैं आपको जॉब नंबर A77 की चीजें बताऊंगी, जॉब नंबर A99 के लिए आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट 2420 मैंने लिख दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है 15% ऑफ प्राइस, एज्यूम प्राइस को हम P बोल रहे हैं यहाँ पे, 15% ऑफ P। और जो हमारा प्रॉफिट है उसके लिए भी बोला गया है कि वो 10% रहेगा ऑफ P, और ये हमारे पास दिया हुआ है P। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो बहुत ईजिली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, P माइनस 15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ P, दैट इज इक्वल टू 2420 इज इक्वल टू 75% ऑफ P। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2420 डिवाइडेड बाय 0.75 हमारे पास आएगा, दैट इज इक्वल टू 2420 डिवाइडेड बाय 0.75, दैट इज इक्वल टू ये हमारे पास आ रहा है 3227। ठीक है, ये बन गया मेरा प्राइस। किसका प्राइस निकाल लिया मैंने, ये निकाल लिया मैंने हमारे जॉब नंबर A77 का, मेरे को प्राइस पता चल गया 3227। इसके बाद मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ आराम से, इसका 10% मेरे को चार्ज करना है, तो ये हो जाएगा 322.7, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे 323। ठीक है, प्रॉफिट भी मेरे को पता चल गया, प्लस सेल्स मेरे को बोला गया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15%, तो मैं इसका 15% चार्ज कर लूंगी, दैट इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा 484। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं हम। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा दिया हुआ है मेरे को 2904 आ जाएगा यहाँ पे,
ये जो हमारा प्रॉफिट है हम इसको ऊपर लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमने सेलिंग प्राइस तक की चीजें कर ली। इसको आप सॉल्व करोगे, जो सेम प्रोसीजर मैंने बताया उस तरीके से सॉल्व करोगे और इसका आंसर आपका आएगा 2653। मैच करने का काम आपका है। ठीक है, सॉल्व करना बहुत जरूरी है, साथ साथ सॉल्व करते जाओगे आप। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है आगे देखो। फिर उसके बाद बोला है सेलिंग प्राइस फॉर द जॉब निकालो, निकाल लिया भाई हमने, सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन से जॉब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे, तो हमारे पास जाएगा जॉब नंबर A66 और 55, ये दोनों वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कैसे कैलकुलेशन होगी बताओ। सबसे पहली बात तो इसका ओपनिंग हमारे पास नहीं है, हमारे पास इसका डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा मैं ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं लेबर का खर्चा ऐड करूंगी, फिर उसके बाद मैं फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड करूंगी इसमें। तो मेरे पास आ जाएगा सारे खर्चे जो मैंने इसमें किए, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है तो इसमें सेलिंग का खर्चा नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट भी ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमको चीजें लिखनी है। जॉब A55 का मैं बनाऊंगी, जॉब A66 के लिए आप बनाएंगे, क्योंकि सेम प्रोसीजर फॉलो होने वाला है। डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास है 300 का, लेबर है मेरे पास 225, तो 300 में यहाँ लिखूंगी एंड 225, तो ये मेरा टोटल प्राइम कॉस्ट बन जाएगा 525। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड है मेरा 2.1 पर आवर, तो यहाँ पे कितने आवर लग रहे हैं 100, तो 100 इंटू क्या करूंगी मैं 2.1, 100 इंटू 2.1 दैट इज इक्वल टू 210। तो यहाँ पे मेरे पास आ जा रहा है 735 इज माई वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ जॉब नंबर A55। और अगर आप सेम प्रोसीजर से A66 के लिए फॉलो करोगे तो 1530 आएगा टोटल। अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस निकालना चाहोगे तो ये आ जाएगा 2265। आई होप क्लैरिटी, आई होप। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसी सिंपल क्वेश्चन होता है पता है, हमको बस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और अच्छे से इंप्लीमेंट करना होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये क्वेश्चन इज योर होमवर्क, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो मुझे बताने की जरूरत है, दैट इज प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है ना, ये मटेरियल का ही पार्ट बनता है, हमारे जो डायरेक्ट मटेरियल होते हैं उनका ही पार्ट बनता है। अगर सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल होता ना, तो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बनता है। प्राइमरी पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा टूथपेस्ट में वो जो पैकेजिंग होती है जिससे हम टूथपेस्ट निकालते हैं, अगर वो नहीं होगी तो वो टूथपेस्ट को बेचा नहीं जा सकता। दैट इज आवर प्राइमरी पैकेजिंग। वो प्राइमरी पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, इसीलिए वो डायरेक्ट मटेरियल में ऐड होती है। लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली पैकेजिंग दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। वो पैकेजिंग जैसे कार्टन्स में डाल के उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोवाइड कराना, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोडक्ट के लिए, वो सिर्फ आप अपना ट्रांसपोर्टेशन ईजी करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए हम उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो कि बहुत इजी है, और इसका आंसर मेरे को नीचे कमेंट पे बताओगे। ठीक है, मेरे को कमेंट पे सबके आंसर चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप सॉल्व करके मुझे बताओगे बिना बुक खोले। ठीक है, यहीं पे आपको सॉल्व करना है, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी अभी सिचुएशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है पर बहुत ईजी है। देखो, हमको ना हमारी सारी इन्वेंट्री दी हुई है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद मेरे ऑफिस के अप्लायंसेस दिए हुए, हम सबको ना पहले ही बाइफरकेट करते चलते हैं साथ साथ। ये रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा, फैक्ट्री के कॉस्ट में, है ना। फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। एंड ऑफिस के अप्लायंसेस इज माई एसेट कहीं नहीं जाता, पर उसका डेप्रिसिएशन जरूर जाता है। डेप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एडमिन का आता है ऑफिस वाले अप्लायंसेस। प्लांट एंड मशीनरी हमारे फैक्ट्री के होते हैं। बिल्डिंग सबको इस्तेमाल करते हैं। सेल्स तो सेल्स है भाई, सेल्स रिटर्न है हमारे पास। मटेरियल का परचेस मतलब डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा। फ्राइट ऑन मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ये भी डायरेक्ट मटेरियल। लेबर के लिए हमको डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। इनडायरेक्ट लेबर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री के कॉस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट्री का सुपरविजन जाएगा फैक्ट्री के कॉस्ट में। फैक्ट्री का रिपेयर जाएगा यहाँ। हीट, लाइट एंड पावर सब इस्तेमाल करते हैं तो सबके बीच में डिवाइड होगा। रेट्स एंड टैक्सेस भी सबके बीच में डिवाइड होंगे। मिसेलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री के खर्चों में जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को सेल्स का कमीशन दिया हुआ है, सेल्स ट्रैवलिंग दिया हुआ है, सेल्स प्रमोशन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का सैलरी दिया हुआ है। ये सब कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा क्योंकि सेल्स से रिलेटेड है। ऑफिस की सैलरी दी हुई है, एडमिन में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सबको बाइफरकेट कर लिया, सारे के सारे खर्चे हमने यहीं पे बाइफरकेट कर लिए। तो अब इनको मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं करना है, इन सब को हम फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देंगे। नाउ इसके बाद देखो क्या होगा,
इसके बाद मेरे को दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, तो इसको क्लोजिंग में डाल देंगे। मटेरियल वाला डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस मेरा फैक्ट्री के खर्चे में जाएगा, और ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा। एक्रूड एक्सपेंसेस दिए हुए, एक्रूड मतलब क्या होता है भाई, ये खर्चे हमने कर दिए हैं लेकिन इसके पैसे अभी तक नहीं दिए। तो बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हम निकाल रहे हैं, कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो उसमें ऐसे खर्चे ऐड करते हैं क्या कि जो खर्चे का पेमेंट नहीं हुआ है? ऑफ कोर्स करते हैं। हम कैश वाली कॉस्ट शीट नहीं बना रहे, हम कॉस्ट शीट बना रहे जो इस प्रोडक्शन में खर्चे लगे हैं वो सब ऐड करेंगे। तो भले उसका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, ऐड होगा। तो ये डायरेक्ट लेबर का एक्रूड, इनडायरेक्ट लेबर का एक्रूड और इंटरेस्ट का एक्रूड तो ऐड ही नहीं होता क्योंकि इंटरेस्ट ही ऐड नहीं हो रहा है ना। तो डायरेक्ट लेबर को मैं डाल दूंगी डायरेक्ट लेबर में, इनडायरेक्ट लेबर को मैं फैक्ट्री के खर्चों में डाल दूंगी। फिर इसके बाद मेरे पास आता है डिप्रिसिएशन। 5% चार्ज करना है मेरे को ऑफिस अप्लायंसेज में। तो ये जो ऑफिस अप्लायंसेज है उसको जब मैं लेके जाऊंगी तो 5% चार्ज करके लेके जाऊंगी। फिर उसके बाद बोला गया 10% मशीनरी में चार्ज करेंगे, यहाँ भी 10% चार्ज हो जाएगा। बिल्डिंग के लिए बोला गया 4% चार्ज करेंगे बिल्डिंग पे, पर बिल्डिंग क्या सिर्फ और सिर्फ कोई एक डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर रहा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसीलिए डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 8:1:1 में। 4% चार्ज करेंगे, 4% चार्ज करेंगे और इसको 8:1:1 में डिवाइड करेंगे बिटवीन फैक्ट्री, एडमिन एंड सेलिंग। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को दिया हुआ है हीट, लाइट एंड पावर। हीट, लाइट एंड पावर भी 8:1:1 में डिवाइड होगा। 8:1:1 मतलब फैक्ट्री में 8 जाएगा, 1 एडमिन में, 1 सेलिंग में। फिर इसके बाद हमारे पास रेट्स एंड टैक्सेस दिए हुए हैं। 2/3 फैक्ट्री में चार्ज करो, 1/3 ऑफिस में चार्ज करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3 फैक्ट्री, 1/3 ऑफिस मतलब एडमिन। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, अब हमने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे लिखने के बाद वहां लिखना इज द इजीएस्ट पार्ट। हमको कुछ नहीं करना। अब हमको ये सारी इंफॉर्मेशन जहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट ये सारा लिखा हुआ है उस हिसाब से सारी चीजों को बाइफरकेट करते हुए चलना है, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई सजेस्ट यू कि सब कुछ मैंने बता दिया है, एक बार आप जरूर ट्राई करें। ठीक है, फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपकी नोट्स में ये बना के नहीं दिया है। ठीक है ना, मैंने आपको ये वाला पार्ट नहीं लिख के दिया वहां, क्योंकि ये हमको एग्जाम में खुद लिखना होता है, तो इसीलिए आप ये खुद लिखेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें आएंगी। एक बार क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके देखना। यहाँ पे आपका इसका आंसर आएगा, मैं बता देती हूँ आपको आंसर कितना आएगा इसका आंसर होगा हमारा 7,14,020। ठीक है, तो ये आंसर आपका मैच करना चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन में ना हमको सिर्फ और सिर्फ इतना बार नहीं बोला गया कि भाई कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट शीट के बाद बोला गया कि कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओ। अब कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब जो खर्चे कॉस्ट शीट में ऐड हो गए वो तो ऑफकोर्स ही बात है हमारे फाइनेंस के खर्चों में जाएंगे ही जाएंगे, बट कुछ ऐसे और खर्चे हैं जो फाइनेंस के खर्चे में आने चाहिए, जैसे इंटरेस्ट का खर्चा हमने नहीं ऐड किया है ना, कॉस्ट शीट में नहीं शो किया। ये इंटरेस्ट का खर्चा कहाँ जाएगा? ये इंटरेस्ट का खर्चा हमारा आएगा हमारे फाइनेंस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंडेंस्ड P&L जो बना रहे हैं हम 2,000 रुपीज प्लस एक्रूड वाला भी आएगा, दैट इज 2,000 रुपीज। तो 2,000 हम यहाँ ऐड कर देंगे, 2,000 प्लस 2,000 दैट इज इक्वल टू 4,000। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का तो सारा खर्चा यहाँ आएगा, तो ये मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। सेल्स मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल्स है मेरी 7,68,000 और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है मेरे को 14,000, तो ये मैं एडजस्ट कर दूंगी यहाँ पे 7,68,000 और 14,000 इससे माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7,54,000। नाउ इफ वील टोटल दिस, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 35,980 का। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो। इसी के साथ हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन भी खत्म होता है। 9th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आप पूरा का पूरा इसको खुद से करोगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको चीजें सिखाई ना कि भाई कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो पहले और टोटल निकाल लो, प्रोडक्शन की यूनिट्स निकाल लो, जैसा हमने 3rd क्वेश्चन में सीखा, सेम वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने का काम है आपका। ठीक है, आंसर मेरे को कमेंट पे जरूर बताओगे ना। मैं आंसर्स देखूंगी कि कौन कौन बताया, किसने किसने सही बताया। मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस भी करूंगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स केस स्टडी। ये क्वेश्चन न्यू स्टडी मैट में है बट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे नहीं देखेंगे वो लोग कि ये नया स्टडी मैट का है तो ओल्ड वालों को नहीं देते। ठीक है, दोनों से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। देखो, नॉर्थशायर हॉस्पिटल ट्रस्ट है जो कि 2 तरीके की एक्सरेज चलाते हैं, XR1 एंड XR50।
अब इसके बाद उनको नेक्स्ट पीरियड की इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। XR1 का रनिंग आ रहा है 1100, XR50 का आपको दिया हुआ है, उनका रनिंग कॉस्ट दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग प्लेट्स और फिक्स्ड कॉस्ट हमको दिया हुआ है। अब ब्रेन स्कैन जो भी हम अगर करते हैं मशीन में, XR1 में अगर हम करते हैं तो इसका हमको पर प्लेट हमको खर्चा पड़ता है 40 रुपीज पर प्लेट। ये अलग से खर्चा है क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पहले बोल दिया गया। फिर इसके बाद बोला गया कि भाई अगर एक स्कैन करते हो XR1 में तो उसके 4 घंटे लगते हैं। हमारे पास टोटल XR1 के कितने घंटे चल सकते हैं? 1100 घंटे। अगर 1100 घंटे को मैं 4 से डिवाइड करूं, 1100 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 275 ब्रेन स्कैन्स मैं कर सकती हूँ XR1 में। ठीक है, इतनी चीजें तो हमको समझ आ गई। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोसेस अराउंड 10% ऑफ द स्कैन जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लर हो जाता है और यूजलेस हो जाता है। अभी हमने टोटल कितने स्कैन प्रोड्यूस किए? 275 में से कितने ब्लर हो जाएंगे? 10% ब्लर हो जाएंगे। तो मेरे पास करेक्ट कितना आ रहा है? 247.5 जो है वो मेरे करेक्ट स्कैन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया नेचर ऑफ द प्रोसेस ही ऐसा है कि 10% जो है खराब हो जाता है। मतलब वो जो 10% खराब हुआ ना मेरा 27.5, ये 27.5 मेरा नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जो आप करो मैं करूं वो हो ही जाता है, वो कोई नहीं रोक सकता, वो होता ही है ना। तो नॉर्मल लॉस हमारा 27.5 है। अब देखो जो नॉर्मल लॉस पे खर्चा हुआ होगा ना, ऑफकोर्स बात है ये ब्रेन स्कैन तो हुआ, मतलब इसमें वेरिएबल का खर्चा भी हुआ, इसमें प्लेट्स का भी खर्चा हुआ। ये सब खर्चा ना मैं क्या करूंगी, इन्हीं करेक्ट यूनिट्स के ऊपर चार्ज कर दूंगी। उसको मैं अलग से कहीं और लेके नहीं जाती। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल खर्चा होता है ना तो उसको मैं ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करती। पर ये नॉर्मल खर्चा है, इसीलिए इसमें भी जो भी खर्चा लगा वो सब मैं करेक्ट यूनिट्स में चार्ज कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सैटिस्फैक्टरी ब्रेन स्कैन ऑन मशीन टाइप XR1 में सैटिस्फैक्टरी ब्रेन स्कैन का आपको कॉस्ट निकालना है। ठीक है, सैटिस्फैक्टरी मतलब ये करेक्ट वालों का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो मैंने बोला 247.5 करेक्ट यूनिट्स है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे जो भी खर्चे हैं वो इसी के ऊपर चार्ज होंगे। अब 247 यूनिट्स के ऊपर है ना, तो मैं पर यूनिट खर्चा निकालते जाऊंगी फटाफट से। देखो हम बोलेंगे कि भाई 27,500 का मेरा वेरिएबल का खर्चा आ रहा था, ये मैं किसके ऊपर चार्ज करूंगी? ये मैं पूरा का पूरा करेक्ट यूनिट्स पे ही चार्ज करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, 27,500 डिवाइडेड बाय 247.5 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 111.11। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने किया 27,500 डिवाइडेड बाय 247.5। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को फिक्स्ड खर्चा दिया हुआ है 20,000, ये भी मैं इन्हीं यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करूंगी। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 247.5 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 80.81। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद मेरे पास प्लेट्स का खर्चा है। प्लेट्स का खर्चा बोला गया 40 रुपए पर प्लेट। तो बताओ क्या मैं सिर्फ करेक्ट यूनिट्स के प्लेट को इसके ऊपर चार्ज करूंगी कि पूरे यूनिट्स के प्लेट को इसके ऊपर चार्ज करूंगी? मैं पूरे के पूरे यूनिट्स के प्लेट को ये करेक्ट यूनिट्स के ऊपर चार्ज करूंगी, क्योंकि हम पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस करेक्ट यूनिट्स पे डाल देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल करेक्ट प्लेट्स कितने लगे होंगे? 275 यूनिट्स बनाने थे मेरे को, 40 प्लेट्स लगते हैं इसके हिसाब से। तो टोटल खर्चा मेरा हो गया 275 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 11,000। जब 11,000 को मैं 247.5 करेक्ट यूनिट से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास आता है 44.44 का खर्चा। ठीक है, अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 236.36। ये हो गया हमारा खर्चा, कॉस्ट ऑफ सैटिस्फैक्टरी ब्रेन स्कैन ये होगा 236.36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ब्रेन स्कैन कैन ऑल्सो बी डन ऑन मशीन टाइप XR50 में भी हम ब्रेन स्कैन कर सकते हैं, और इसमें ना मेरे को 1.8 आवर्स लगेंगे पर स्कैन। इसके साथ साथ रिजेक्ट रेट होगा मेरा 6% का। मेरे को क्या बोल रहा है, 1.8 आवर्स पर स्कैन लगेंगे। मेरे पास टोटल कितने आवर्स हैं? 2000। मैं 2000 से 1.8 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास टोटल मैं कितने स्कैन कर सकती हूँ पता है? 1111.11 मतलब 1111.11 ब्रेन स्कैन किए जा सकते हैं XR50 में। उसका रिजेक्ट रेट क्या है? 6%। तो मैं इससे 6% रिड्यूस कर दूंगी। 6% रिड्यूस करने के बाद मेरे पास आएगा 1044.44। ये मेरे हो गए करेक्ट यूनिट्स, ये हो गए मेरे टोटल यूनिट्स। ठीक है,
फिर उसके बाद बोला गया एक्सरे प्लेट का खर्चा लेकिन 55 रुपए पड़ेगा। अब देखो मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि मेरे पास करेक्ट यूनिट्स कितने हैं, 1044.44 मेरे करेक्ट यूनिट्स हैं। मेरे टोटल यूनिट्स कितने थे, 111.11 यूनिट्स। ठीक है, ये मेरे टोटल यूनिट्स थे। इसके अलावा मेरे को 55 रुपए पर प्लेट पड़ रहा है। बाकी आपको वेरिएबल और फिक्स तो खर्चे दिए हुए हैं, तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो सेम प्रोसीजर फॉलो करके जैसे हमने यहाँ फॉलो किया। तो अब इसको सॉल्व करने का काम आपका। इसका आंसर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसका आंसर हमारा पास आएगा 213.13। ठीक है, तो आपको 213.13 लेके आना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। आई होप क्लैरिटी आई हो। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, करना जरूरी है। अभी क्लास खत्म हुई है, सबसे पहले जाके उन क्वेश्चंस को निपटा लो। ठीक है, ताकि अगली क्लास में आने से पहले आपके इसी क्लास के कमेंट्स में मुझे आंसर्स मिलने चाहिए, क्योंकि मैं जिन बच्चों ने सही किया, जिन बच्चों ने गलत किया, सबका नाम लेने वाली हूं वहां पे। ठीक है ना, तो आपको ये सॉल्व करके आना है। विद दैट लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैप्पी लर्निंग।